अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। ये सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम भी बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के जो हैं बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते हैं। तो इसी के लिए आपको यहाँ पर जो पाठ हम बड़े भाई साहब पढ़ेंगे, उसी का एक संक्षिप्त जो है एक आपको एक आइडिया दिया जा रहा है। पाठ में आपको क्या देखने को मिलेगा। बच्चों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे होते हैं, बड़े घर में जो होते हैं वो बोलते हैं अभी तुम मत करो, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे ही हम उम्र होते हैं, लेकिन वो ये सब चीज़ें बेधड़क कर रहे होते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। अपेक्षा यानी कि उम्मीद। बड़ा होने के नाते वे खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वे जो कुछ भी करें वे छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना जो है वो तिरोहित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी इस पाठ में हमें ये देखने को मिलेगा कि बड़े भाई साहब जिनकी बात हो रही है वो हैं तो छोटे उम्र में, लेकिन क्योंकि उनसे भी एक छोटा भाई है तो कहीं ना कहीं वो बड़े हैं यहाँ पर। तो बड़े होने के नाते वो अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो भी व्यवहार करता हूँ वो आदर्श योग्य है, यानी कि उसको अपनाया जा सकता है। और अगर आप भी उनके पीछे जो उनके जो छोटे भाई बहन है, अगर उसी राह को पकड़ के चलेंगे तो उनका जीवन भी जो है इसी तरीके से आदर्श स्थिति को बनाकर रखने में सक्षम हो पाएगा। और इसी तरीके से जो बड़े भाई साहब है, जो उनका बचपना है, बचपना यानी कि बच्चा है जो अपनी उम्र में अपनी उम्र के हिसाब से जो व्यवहार करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि व्यवहार गलत ही करता रहे बच्चा तभी बचपना माना जाएगा, लेकिन बचपना जो है अपनी उम्र के अनुसार एक व्यवहार को लेकर चलना जो है वो बचपना है। और वही उसी के चलते जो बड़े भाई साहब हैं उनका बचपन जो है ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बड़े भाई साहब के बारे में प्रेमचंद जी ने जो है बताया है। तो पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर बड़े भाई साहब की बात हो रही है, वो 5 साल बड़े हैं लेकिन 3 दर्जे यानी 3 क्लासेस ही उनसे सिर्फ आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। कहने का मतलब है अगर छोटे भाई का 4th ईयर में यानी 4 साल की उम्र में एडमिशन हुआ है तो 4 साल की उम्र में ही बड़े भाई का भी एडमिशन हुआ होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि उसी उम्र में उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम तालीम का मतलब होता है शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। भवन की बुनियाद यानी कि जिस तरीके से घर बनाया जाता है तो उसकी जो नींव है वो मजबूत रखी जाती है जिससे कि घर भी मजबूत रहे। ऐसे ही शिक्षा होती है। जब आप अपनी शुरुआती क्लासेस में अच्छी पढ़ाई करते हैं, आपके बेसिक्स जो हैं बहुत मजबूत होते हैं, तो आपकी आगे की पढ़ाइयाँ बहुत आसान हो जाती है। जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। बड़े भाई साहब की बात हो रही है। शुरू से ही भाई जो है बता रहे हैं उनके कि एक ही उम्र में दोनों की पढ़ाई शुरू हुई थी। भाई साहब हैं तो उनसे 5 साल बड़े लेकिन 3 ही दर्जे आगे हैं, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि जितनी बुनियाद मजबूत होगी घर भी जो है उतना ही मजबूत होगा। अब उस मजबूती के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ 1 ही साल का काम वो 2 साल में कर रहे हैं, यानी एक कक्षा को वो 2 सालों में निकाल रहे हैं। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे उन्हें। बुनियाद ही तो पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। यानी कि उनका जो लाइफ का मोटिव है कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, उस बुनियाद को बड़े भाई साहब जो है मजबूत करने में लगे हुए हैं। बुनियाद यानी कि जो नींव है, यानी बेस जो है किसी का, ये तो इसमें कुछ भी फनी बात नहीं है। बेस जब मजबूत होता है तो चीज़ें जो है उसके ऊपर जो
या फिर आगे जो चलती हैं वो मजबूत और ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। अब यहाँ पर बड़े भाई साहब की बात हो रही है कि किस तरीके से वो एक ही कक्षा को कभी कभार 2 साल लगाकर निकालते हैं और कभी कभार उसमें 3 साल भी लग जाते हैं। बुनियाद ही पुख्ता नहीं होगी, पुख्ता यानी कि मजबूत नहीं होगी, तो मकान कैसे पायदार बनेगा, मजबूत कैसे होगा मकान। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। कहने का मतलब है कि जो छोटे भाई हैं वो कहते हैं मैं तो छोटा हूं पर वो मुझसे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी और वो 14 साल के थे। 5 साल का फर्क उन्होंने पहले ही बताया था कि 5 साल वो उनसे बड़े हैं। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। क्योंकि वो उनसे बड़े हैं तो बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई की निगरानी करना उनका जैसे जन्मसिद्ध अधिकार था ही। और मेरी जो शालीनता थी, मेरे छोटे होने का जो फ़र्ज था वो यही था कि मैं उन बड़े भाई होने के नाते उनकी इज्जत करूं, उनके हुक्म का पालन करूं और उसको कानून समझूं। मैं वह स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, यानी कि उनका स्वभाव कैसा था, बहुत ही अध्ययनशील वाले थे। हर दम किताब खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता था और ना ही कोई सामंजस्य होता था। मसलन यानी कि जैसे एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, यानी कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं जमात में थे, यानी 9th क्लास में थे। मैं 5वीं में था। छोटे भाई 5th में थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए थोड़ा छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बड़े भाई जो हैं वो बहुत ही अध्ययनशील है, छोटे भाई बता रहे हैं। और इस तरीके की कि कई बार वो कॉपी में घंटों घंटों बैठकर जो है, आप देखेंगे कि जो भी लैंग्वेज टीचर होते हैं, अगर आप कुछ भी शब्द गलत लिखते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं कि ये शब्द जो है आज आप 100 बार लिख के आएंगे, 100 बार लिखेंगे या 10 बार लिखेंगे। बड़े भाई साहब भी यही कर रहे हैं और कुछ काम करते 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 उसके बाद उनकी ही कॉपी में किसी एक आदमी का चेहरा बना हुआ मिलता। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे भाई को समझ में नहीं आता, लेकिन वो स्वभाव से उनको बहुत ही अध्ययनशील लगते थे और हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर वो और किताबों पर कभी कभार चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें भी बनाया करते थे। तो ऐसे बहुत बार बच्चों के साथ होता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किताबें कॉपियाँ खोले बैठे रहते हैं, उसमें चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बन रही होती हैं और कुछ काम मिलता है, आप उसे थोड़ी देर करेंगे, आपका मन भटक जाता है, आप कुछ और कामों में लग जाते हैं और इस तरीके से आप लगेगा कि दिन भर मेहनत कर रहे हैं, अध्ययनशील है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसे हो रहा है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, यानी कि मन। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, पहाड़ यानी मुश्किल था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, फाटक यानी दरवाजे पर सवार, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप, रुद्र यानी कि गुस्से में देखना, प्राण सूख जाते। यानी छोटे भाई को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता और इस तरीके से जब भी मौका मिलता तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलते, नहीं तो आप अकेले ही खेल लेते, कंकरियाँ उछालते, कागज़ की तितलियाँ बनाते और फिर इस तरीके से 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदते, फाटक पर सवार होते और आगे पीछे जो है मोटर कारों के पीछे चिल्लाते हुए भागना, आनंद उठाना उसका। और बड़े भाई साहब जो है अपने कमरे में बैठे रुद्र रूप में प्राण सुखा रहे होते। उनका पहला ही सवाल ये होता कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। यानी कि बड़े भाई साहब चिल्ला कर पूछते कि कहाँ थे तुम,
तो इसमें छोटे भाई के पास कोई जवाब नहीं होता, वो सिर्फ शांत होते थे। ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। जाहिर सी बात है, जैसे कि आपके साथ भी होता होगा कई बार कि आपका मन नहीं है पढ़ने का और आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं, फ़ोन पर बातें कर ली या गेम खेल लिया, ऐसा है वैसा है। पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन करते हैं आप क्या कर रहे थे, कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया इतना। आप कुछ नहीं बोल रहे, आप क्योंकि आप जानते हैं हमने टाइम वेस्ट कर दिया, हमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से चुप रहने की जो स्थिति होती है वहाँ पर ऐसा होता है कि आप अपराध को स्वीकार करें, आप अपनी गलती को मान रहे हैं। और ऐसे ही उनके साथ भी होता था। जब उनके बड़े भाई साहब जो हैं उनसे पूछते गुस्सा होकर कि तुम कहाँ थे, वहाँ पर जवाब में वो ये नहीं बोल पाते थे कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और वो खेलने चले गए, और इसके बजाय वो चुप हो जाते और इस तरीके से ये जाहिर हो जाता कि मैं अपने अपराध को स्वीकार कर रहा हूँ। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज भी नहीं था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। और उसके बाद भाई को गुस्सा भी होता था, लेकिन साथ ही प्यार से स्नेह से वो मुझे बातें समझाते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा, यानी एक शब्द भी नहीं आएगा तुम्हें। तो बड़े बड़े भाई साहब जो है वो अपने छोटे भाई को यहाँ समझा रहे हैं कि अगर तुम ऐसे ही खेलते कूदते रहोगे तो ज़िंदगी भर अंग्रेजी पढ़ते रह जाओगे, तुम्हें एक हर्फ भी नहीं समझ में आएगा और ऐसे ही लाइफ जो है वेस्ट करते रहोगे। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। बड़े भाई साहब कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना जो है इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे। अगर इतना ही आसान होता, इतना ही हंसी और खेल का काम होता, तो हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस अंग्रेजी में को पढ़कर उस अंग्रेजी में विद्वान हो जाता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है बस। बड़े भाई साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि दिन रात खून जलाता हूँ उस पढ़ाई में, तब जाके कहीं कुछ विद्या आती है। और आती क्या है, सिर्फ हाँ कहने भर के लिए कि हाँ पढ़ रहा हूँ, और कुछ समझ में नहीं आ पाता, बहुत मेहनत मांगती है। बड़े बड़े विद्वान भी जो है शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि तुमको मुझे देखकर भी सबक नहीं आता, यानी समझ में नहीं आती। मैं दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाई में, दिन रात कमरे में बैठा पढ़ाई करता रहता हूँ, उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है, और तुम हो कि अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो? अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, यानी तुम्हारा दोष है ये। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते हुए देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। बड़े भाई साहब जो है अपने साथ जो भी हो रहा है उसे बड़े ही खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं कि तुम्हें इस पढ़ाई पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्या तुम मुझे देखकर भी सीख नहीं ले पा रहे हो कि कितने ही मेले तमाशे होते हैं हॉकी के और क्रिकेट मैच होते रहते हैं, फिर भी मैं उनके पास नहीं फटकता, दिन रात पढ़ता हूँ, उसके बाद भी एक एक क्लास में मुझे 2-2 3-3 साल निकालने पड़ रहे हैं, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद कर और वक्त गवा कर पास हो जाओगे? और बड़े भाई साहब जो है उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हें ये सब देखने के बाद भी, मुझे देख रहे हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद भी मेरे को एक दर्जे में 2 से 3 साल बिताना पड़ रहा है, और उसके बाद भी तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे इस तरीके से खेलने कूदने के खेल कूद कर अगर तुम दर्जों को पास कर लोगे तो तुम गलत सोच रहे हो। खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे, तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। बड़े भाई साहब ये कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक दर्जे में 2 या 3 साल बिता रहा हूँ, तो जिस तरीके से तुम खेल कूद रहे हो उस तरीके से तुम सारी जिंदगी इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? बड़े भाई साहब होने की वजह से वो अपने छोटे भाई को जिस तरीके से शिक्षित करना चाहते हैं, आगाह कर रहे हैं कि पढ़ाई जो है खेल कूद का काम नहीं है, या आप इसे हंसी खेल में नहीं ले सकते हो, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी उन्हें जब एक ही कक्षा में 2 से 3 साल लगाने पड़ रहे हैं, और उससे वो सबक लेते हुए और कुछ परेशान होते हुए अपने छोटे भाई को ये शिक्षित करना चाहते हैं कि कड़ी मेहनत करो, वरना जिस तरीके से तुम खेल कूद कर गवा
रहे हो समय को, तुम्हें तो सारी ज़िंदगी एक ही दर्जे में गुजारना पड़ेगा और एक ही दर्जे में सड़ते रहोगे। और अगर तुम्हें इसी तरीके से जो समय बेकार करना है, व्यर्थ करना है, तो जो हमारे दादा हैं उनकी गाढ़ी कमाई का मतलब होता है बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों को यूं ही बर्बाद मत करो, घर जाओ वहाँ गुल्ली डंडा खेलो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। और इस तरीके से जब बड़े भाई साहब उनको ये बात समझाने में लगते कि किसी भी पढ़ाई को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दर्जों को पास करने के लिए कितनी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मेलों तमाशों को भूलना पड़ता है, मैच भूलने पड़ते हैं, सब कुछ अगर आसपास जो है कितना मनोरंजन है, लेकिन सबको इग्नोर करते हुए भाई जो है कितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी एक ही दर्जे में 2 से 3 साल बिताने पड़ रहे हैं। तो अंग्रेजी की पढ़ाई यूं ही नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा जो है उसको पढ़ ले और हर कोई नहीं तो इस तरीके से अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। और ये सारे उपदेश सुनकर, लताड़ यानी कि ऐसी डांट सुनकर जो है छोटा भाई आंसू बहाने लगता है। जवाब ही क्या था आखिर अब उनके पास, अपराध तो मैंने किया है और लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। कहने का मतलब है कि जो उनके भाई साहब है जिन्होंने अभी तक इतना उपदेश दिया है, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही महारत उन्होंने हासिल कर रखी है, निपुण थे, तेज थे, कि उन्हें उपदेश देने के लिए कह दिया जाए तो वो तमाम उपदेश दे सकते हैं। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते हैं, ऐसे ऐसी सूखती बाण चलाते हैं कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हिम्मत तो टूट ही जाती है। छोटा भाई ऐसा सोच रहा है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जब भाई ने उनको इतना लताड़ा, इतना सुनाया, इतने उपदेश दिए, तो छोटे भाई के मन में आता है कि इतनी जी तोड़ मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बार मन में आता है कि क्यों ना घर चला जाऊं, इतनी मेहनत तो मुझसे नहीं हो पाएगी। जो काम मेरे बूते के बाहर है, बूते के बाहर है मतलब कि मेरी हिम्मत से बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। छोटा भाई ऐसा सोच रहा है। इतनी मेहनत दिन रात कर रहे हैं भाई, उसके बाद भी एक ही दर्जे में 2 से 3 साल बिताना पड़ रहा है और बिल्कुल ही खेल कूद बंद कर देना, बाहरी जीवन से एकदम कटाव। तो छोटा भाई जो है ये ऐसा बहुत ही हिम्मत का काम समझ रहा है और वो इतनी हिम्मत अपने में नहीं ला सकता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटों के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। और थोड़ी देर की बात है कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स उन छोटे भाई के दिमाग में आते, लेकिन थोड़ी देर बाद सब सही हो जाता, फिर से मोटिवेशन आती, फिर वो हिम्मत जुटाते, कहते हैं कि अब मैं फिर पढ़ूंगा और मैं सब कुछ कर पाऊंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, फिर बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। यानी कहने का अर्थ है कि बिना टाइम टेबल के किस तरीके से एक मोटिव को पाया जा सकता है। इसलिए जब उनके अंदर ऐसी मोटिवेशन आ जाती कि नहीं नहीं हिम्मत मैं करूंगा और मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो सबसे पहले वो टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, फिर 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन करना और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करके 4 से 5 तक भूगोल पढ़ना, 5 से 6 तक ग्रामर पढ़ना, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर जाकर विश्राम। तो ये उनका टाइम टेबल था छोटे भाई का। जब उन्होंने बड़े भाई से लताड़ खाई, यानी बहुत डांट सुना, उनके बहुत सारे उपदेश सुने कि किस तरीके से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तब उनका ये हाल है और तुम खेल कूद कर ही यूं क्यों बर्बाद कर रहे हो सब। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात होती है, सिर्फ उस पर अमल करना दूसरी बात होती है, जो कि इस चैप्टर को पढ़ने वाला हर एक बच्चा फील कर सकता है कि टाइम टेबल बनाना एक कोई भी मुश्किल काम नहीं, लेकिन जब उसको जो है प्रैक्टिकली फॉलो करते रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर बच्चा जो है अपने स्कूल टाइम में, अपने स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ को फेस करता है। हर बच्चा चाहता है कि टाइम टेबल बनाए एक अच्छा सा, और टाइम टेबल के हिसाब से चले, सब कुछ मैनेजेबल हो, मैनेज करके चले और खेल कूद भी हो, सब कुछ चलता रहे। लेकिन टाइम टेबल बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना, यानी उस पर उसको प्रैक्टिकली आगे बढ़ाते रहना, फॉलो करते रहना बहुत ही मुश्किल काम है।
पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, पहले ही दिन वो जो है टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल के वह तेजी और फुर्ती, और मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। एक बार छोटे भाई जो कि अपने टाइम टेबल को बनाकर उसे फॉलो करना चाहते हैं, नहीं हो पाता। थोड़ी देर के लिए अगर वो मैदान में चले जाते तो वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के फुल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, ये सब देखकर वो भूल जाते, वो अपनी दूसरी दुनिया में आ जाते, सब भूल जाते। अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी भी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फसीहत का अवसर मिल जाता। यानी कि जैसे ही मैं फिसल जाता, चीज़ें भूल जाता, मैदान में एक लंबा समय बिताकर जब वापस आता तो हमारे बड़े भाई साहब को फिर से वही उपदेश देने का जो शौक़ है, नसीहत करने का और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भी भागता। इस तरीके से जब टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता और मैदान में एक लंबा समय बिताने के बाद जब ये दिमाग में बातें आती कि अब बड़े भाई जो हैं वो हमें नसीहत और फजीहत का जब उन्हें अवसर मिल चुका है तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मैं उनके साय से भी भागता। यानी बच्चे जिस तरीके से छुपते छुपाते भागते हैं, अब तो डांट पड़ेगी, तो उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी को मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका। यानी कि भाई के लाख समझाने पर भी, अपने लिए टाइम टेबल बनाने के लिए भी, और अपने लिए बहुत ही संजीदा होकर सोचने के बाद भी कि पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद भी जो है मैं खेल कूद का तिरस्कार यानी उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसी फटकार और घुड़कियाँ खाने के बाद भी। सालाना इम्तिहान होते हैं, यानी कि एग्ज़ाम्स होते हैं। भाई साहब फेल हो जाते हैं फिर से। अब यहाँ पे रिजल्ट का टाइम आता है। अब देखिए दूसरा सीन यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। बड़े भाई जो कि छोटे भाई को नसीहत देते हैं, दिन रात आंखें फोड़ते हैं, किताबों में ही घुसे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और छोटा भाई जो कि अपने आप को मैदान से अलग करने ही नहीं पा रहा, तमाम घुड़कियाँ खाने के बाद भी वो खेल कूद को तिरस्कार ही नहीं कर पा रहे। तो सालाना इम्तिहान होते हैं, बड़े भाई साहब जो है क्या होता है, फेल हो जाते हैं। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम भी आया। यहाँ बात छोटे भाई की हो रही है जो दिन रात बड़े भाई से घुड़कियाँ खा रहा है, डांट खा रहा है, नसीहत मिलती रहती है कि इसी तरीके से खेलोगे कूदोगे तो एक ही दर्जे में सड़ते रहोगे, ये वो तमाम बातें उन्होंने सुनी। सालाना इम्तिहान होने के बाद पता लगता है कि भाई साहब फेल हो जाते हैं और मैं पास हो जाता हूँ, और वो भी दर्जे में प्रथम। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया है। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथ लूँ आज। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ मैं। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार जो है वो लज्जास्पद लगने लगा। यानी कि छोटे भाई के हाथ में आज जो तलवार उसके सर पे अटकती थी, आज ऐसा लग रहा है वो तलवार उनके हाथ में आ चुकी है। अब वो बड़े भाई को आड़े हाथों लेना चाहते हैं कि दिन रात मुझे नसीहत देते थे कि तुम्हें ऐसे पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो अपने दर्जे में अव्वल आ गया और तुम जो दिन रात इतनी मेहनत करते हो फेल हो गए। अब मेरे को मन कर रहा है कि मैं उस नसीहत का आज जवाब दूं, लेकिन बड़े भाई का इस तरीके से दुखी होना और उदास होना देखकर जो है मेरे दिल में हमदर्दी आ जाती है उनके लिए। अब उनके घाव पर वो नमक छिड़कने का जो विचार मेरे मन में आया, मुझे शर्मनाक लग रहा है। हाँ, मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान सा हो रहा है और मेरा आत्मसम्मान भी, यानी कि मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भाई साहब का वो रौब मुझ पर अब नहीं रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा हूँ मैं। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा अब की बार, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल भी आ गया हूँ। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप भी लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी
और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। अगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश ले लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेने कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो अब बड़े भाई साहब और छोटे भाई में जो मन ही मन जो विचार आ रहे थे कि किस तरीके से छोटा भाई जो है वो खेल कूद करने के बावजूद भी जो है दर्जे में पास हो जाता है, और बल्कि पास ही नहीं होता प्रथम भी आ जाता है। छोटे भाई जो है अब उन पर वो हेकड़ी नहीं बड़े भाई जो है अब छोटे भाई पर वो हेकड़ी अब नहीं जमा पाते हैं, और छोटे भाई जो हैं बड़े ही शान से खेलने कूदने जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं रह गई है। मन में उनके बहुत बातें आती हैं कि बड़े भाई ने अगर जरा भी टोका तो ऐसी ऐसी बातें बोल दूंगा कि तुमने दिन रात मेहनत करके भी कौन सा तीर मार लिया। लेकिन वो इज्जत करते हुए अपने भाई की नहीं बोल पाते हैं। पर जो शारीरिक संकेत जो हैं, यानी कि जो आपके एक्शन होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं कि आपके अंदर ये घमंड आ गया है कि मैं तो खेल कूद कर भी किसी ना किसी तरीके से अपने दर्जे में पास हो जाऊंगा, अव्वल आ ही जाऊंगा। आप अपना देखिए, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कौन सा तीर मार रहे हैं। इस पर भी बड़े भाई जो हैं, अब छोटे भाई को ऐसा लगता है बड़ा भाई जो है कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन बड़े भाई जो है अपनी तलवार लिए फिर से मिल जाते हैं खड़े। कहते हैं मगर भाईजान देखते हैं बड़े बड़ों का घमंड नहीं रहा, तुम अगर एक बार क्लास में पास भी हो गए तो क्या, इससे क्या, महज इम्तिहान जो है पास कर लेना जो है बड़ी बात नहीं होती है। असल चीज़ होती है कि बुद्धि का विकास। जैसे कि आपको ये बोला जाता है कि बच्चों को रटना नहीं चाहिए बल्कि चीज़ें समझ कर जो है वो हमें आगे बढ़ना चाहिए। समझ कर आगे बढ़ने से क्या होता है, आप एक वैल्यूएबल जो है शिक्षा लेते हैं। लेकिन रटने से क्या होता है, आप वक्ती जो है यानी कि उस वक्त जो है कक्षाएं तो पास करते चले जाएंगे लेकिन आप में वो समझ नहीं रहेगी, आपकी शिक्षा जो बेसिक एजुकेशन जो है आपकी वो अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ पर पाठ के नज़रिए से नहीं लेकिन एक कॉमन बात है ये। अब बड़े भाई साहब जो है अपने छोटे भाई को ये समझा रहे कि अगर खेल कूद कर तुम एक दर्जा पास भी कर ले गए हो, प्रथम आ भी गए हो, तो इसका घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार ही हुआ है, ऐसा हर बार नहीं हो सकता है। और मेन बात ये होती है कि आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप जिस विषय को पढ़ के चल रहे हैं उस विषय की समझ रख रहे हैं या फिर यूं ही आप पास कर ले रहे हैं दर्जों को। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय भी समझो। रावण जो है वो भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप यानी कि राजा, कर का मतलब होता है टैक्स। कहने का अर्थ है कि जो रावण है उसे चक्रवर्ती राजा कहा जाता था क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, बल के साथ उसके पास बुद्धि थी। थोड़ा उसके जो विचार हैं वो नकारात्मक थे राक्षसी प्रभाव होने की वजह से। लेकिन रावण को जब भी अपने ग्रंथों में पढ़ा जाए तो बहुत ही विद्वान माना जाता था उसे। इसी का उदाहरण देते हुए भाई समझाते हैं, बड़े भाई साहब जो है समझाते हैं कि अंग्रेजों का भी आधिपत्य जो है बहुत जगहों पर है लेकिन लोग उनका आधिपत्य नहीं स्वीकार करते, ना उन्हें चक्रवर्ती मानते हैं उस तरीके से जिस तरीके से रावण को माना जाता है। बहुत सारे देश जो है स्वाधीन रहते हैं। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। किसके? रावण के। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। बड़े भाई साहब जो है यहाँ पे छोटे भाई को समझा रहे हैं कि घमंड जो है बड़े से बड़े विद्वान को भी मिटा देता है। और उदाहरण किसका लिया यहाँ पर? रावण का। रावण का हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि बहुत बड़े विद्वान थे वो। रावण जो है बहुत बड़े जाने माने विद्वान थे और उसके घमंड ने ही सिर्फ उसको बर्बाद कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान नहीं करना चाहिए उसे कभी, ना कभी उसे इतराना चाहिए। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गए। दीन यानी कि आप अपने धर्म से भी और दुनिया यानी संसार से भी जाओगे। यानी कि आप कुछ गलत काम करते हो इट्स ओके, बट आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी वे में। तो
यहाँ पे बड़े भाई साहब जो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी किसी दर्जे को पास नहीं कर पाए, और छोटा भाई जो कि खेल कूद करके बाई चांस किसी तरीके से वो पास हो जाते हैं, इस पर उनको थोड़ा सा गुमान हो जाता है। इस पर भाई उन्हें समझाते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, और मेन बात होती है आपकी बुद्धि का विकास कितना हो रहा है, जो कि रियलिटी है कि बच्चों को अपनी पढ़ाई पे इसी तरीके से फोकस्ड होना चाहिए कि आप अपनी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, ना कि चीज़ों को रट के आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। इससे आपको कुछ टाइप का नेम फेम मिल जाएगा कि हाँ आप अव्वल आए, कक्षा में प्रथम आए, आपको अवार्ड मिल गया एनुअल फंक्शन पर। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, सभी बच्चों ने देखी होगी, लेकिन आप उसमें देखते हो कि क्या टॉपिक यहाँ पे मेन जो आपको चीज़ें समझाई जा रही है, सेम वही वो टॉपिक था वहाँ पर भी, कि डिग्री लेने वाले डिग्री ले जाते हैं, लेकिन जो चीज़ों की समझ है वो तो आपको दिमाग में रहेगी। तो डिग्री वैल्यू नहीं करती है, या फिर आप प्रथम आए हैं, द्वितीय आए, तृतीय आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को कोई वैल्यू नहीं होती है। आपने चीज़ों को कितना समझा है, चीज़ें वो वैल्यू करती हैं। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके भाई। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मुहावरे का प्रयोग हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे भाई जो है अपने छोटे भाई को समझा रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात हुई कि बाई चांस तुम कुछ बाई चांस है ये कि तुम पास हो गए और तुम उसको इतना घमंड बना रहे हो। तो ये हर बार नहीं होगा, एक ही दर्जा तो पास किया है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। और यहाँ पर बड़े भाई साहब एक बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं कि असल खिलाड़ी तो वही है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। यानी आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इतना गहन अध्ययन कर चुके हैं कि अब आपका कोई वार खाली नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 बार आपके वार अच्छे चले गए, एक बार वो, तो आप अपने आप को विद्वान मानने लग जाए। ये बाई चांस भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने आप को तब तक विद्वान न माने जब तक आपका एक भी वार जो है बेकार ना जाए। मान लीजिए आपके परीक्षा में सारे प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन ना जाए, आपने टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है, पाठ को इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कैसा भी क्वेश्चन पूछिए आप उसके बारे में हर तरीके से उत्तर दे सकते हैं। आपकी असल जीत तब होती है, तब ये माना जाएगा आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझा है, पढ़ा है। तो यहाँ पर खिलाड़ी जो है असल वही है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। तो मेन बात यहाँ पर भाई साहब समझा जाते हैं, बुद्धि का विकास जरूरी है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं होता है। 8 हेनरी जो हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर यानी कि 0, उर्दू भाषा का ये उर्दू का शब्द है, उर्दू फारसी से लिए हुए शब्द हैं। सिफर का मतलब होता है 0। तो आपको अगर आपने मतलब बड़े भाई साहब जो है अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं कि आपने एक माइनर सी मिस्टेक की, आपको 0 नंबर भी नहीं मिल पाएगा, सिफर भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में बेटा? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं और दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारूम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फ़र्क है। आ बा जा का मतलब कि आपने एक बनाया ABC। अब अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पे B C A कर दिया,
तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बड़े भाई साहब, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से हो गया तो आपके सारे नंबर खराब, मेरे दर्जे में आओगे तो चीज़ें पता लगेंगी कि कितनी टफ है। और व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या दाल भात रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह है, वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम जो है शिक्षा रख छोड़ा है इन्होंने। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा है कोई? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से 2 गुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, पूछिए इसका क्या मतलब बनता है? 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी भला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद ही करनी पड़ेगी। बड़े भाई साहब जो है अपनी समस्याओं को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई लिखाई में इतनी समस्याएं होती हैं, बिना सर पैर की भी बातों को भी जो है समझना पड़ता है जिसका कोई लेना देना नहीं है, और किस तरीके से एक माइनर सी मिस्टेक भी जो है आपको 0 नंबर दिला देती है। तो बड़े भाई साहब जो है अपने दर्जे की समस्याओं को गिना रहे हैं यहाँ पर। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कोई नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिख डालें? अब यहाँ पर बड़े भाई साहब अपनी समस्या गिना रहे कि किस तरीके से हर विषय में, अभी तक उन्होंने मैथ्स की बात बताई थी और इतिहास की बात बताई थी, अब यहाँ पर आपको हिंदी की बात बता रहे हैं कि समय की पाबंदी, एक विषय दे दिया गया उस पर निबंध लिखना है और 4 पन्नों का लिखना है और समय की पाबंदी भी है। अब ये बता रहे हैं कि समय की पाबंदी जीवन में हमें अच्छा सीख देती है, हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाती है, लेकिन इतनी सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिख डाले कोई? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना उसे चटपट कह दे और अपनी राह ले, यानी कि अपनी राह पर आगे बढ़े। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है बताओ? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने में नहीं, शायद 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रख पा रहे हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा ही हूँ मैं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह यानी कि गांठ बांध लो, नहीं तो पछताइएगा। बड़े भाई साहब किस तरीके से वही बातें कर रहे हैं जो आप में से भी, आपकी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे भी जो है आपस में अपनी परेशानियों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। घर में नहीं, दोस्तों के साथ, तो बच्चों के साथ पढ़ाई, जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें ये सब होता ही है। बच्चे अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में तो ये सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन हमें चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। हम चीज़ों को कैसे समझते हैं हमें वो समझना पड़ेगा और उस हिसाब से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। और इस तरीके से बड़े भाई साहब बताते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को भी ये छोटी छोटी बातें समझ में आ जाती हैं कि एक तरफ तुम बोल रहे हो कि 4 पन्ने का निबंध लिखो, ऊपर से समय का अभाव बता रहे हैं और उसके बाद भी उसे कहते हैं संक्षेप में। अगर विस्तार में लिखने के लिए कहते तो कम से कम 100-200 पन्ने तो लिखवाते ही लिखवाते। तो किस तरीके से बातें हो रही हैं, आगे भी चलो, पीछे भी चलो, धीरे भी चलो, तेज भी चलो, सारी बातें हो रही हैं। तो इस तरीके से हमारे दर्जे में आओगे ना बेटा तब पता चलेगा। और मैं तो तुमसे बड़ा ही रहूँगा, मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव रहेगा हमेशा जीवन का। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। छोटे भाई का जो हाल है इस वक्त वो यही है कि स्कूल का समय नज़दीक था, इसलिए ईश्वर ही जानता होगा कि ये उपदेश की माला ना जाने कब समाप्त होती। भोजन तो आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, यानी कि उसमें कोई स्वाद ही नहीं लगा। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, यानी कि अपनी क्लास का जो भयंकर रूप मुझे दिखाया है,
उसने मुझे भयभीत कर दिया है, मुझे डरा दिया है। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। यानी कि इतना ज़्यादा भाई ने सुनाया है, इतना तिरस्कार, ये सब सुना, लेकिन मेरी जो पुस्तकों में अरुचि है, यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट जैसा बेकार सा बना हुआ था, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, वो अरुचि जो है ऐसी की ऐसी ही बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से मैं नहीं जाने देता, पढ़ता भी हूँ मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। यानी छोटे भाई का एक उसूल था कि काम, होमवर्क जो मिले स्कूल का वो पूरा कर लो, नहीं तो दर्जे में है जलील होना पड़ता है बाकी बच्चों के सामने। बाकी तो वो खेलना नहीं छोड़ते हैं। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था, यानी कि दर्जे में पास होने के बाद, अव्वल आने के बाद जो है एक मोटिवेशन जो है बिल्ड हो गया था और बहुत ज़्यादा जो है आत्मसम्मान आ गया था। ये एक कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा ओवरऑल बन चुका था। लेकिन बड़े भाई साहब ने आज जो सुनाया वो फिर से गायब हो गया, इससे सारा कॉन्फिडेंस, और फिर से चोरों का सा जीवन, यानी छुप छुपा कर खेलने कूदने जाना, फिर आके भाई का तिरस्कार सुनना, फिर से वही चोरों सा जीवन हो गया। ये छोटे भाई की व्यथा है यहाँ पर। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, अचरज यानी कि हैरानी। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, यानी प्राणों के अंत तक का परिश्रम, यानी जितना परिश्रम वो कर सकते थे उस हद तक का उन्होंने परिश्रम किया था बड़े भाई साहब ने। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई मेरी। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले, यानी ईश्वर जो चाहे वही होता है। फिर मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का ही अंतर रह गया है। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई है, यानी एक अजीब सी बात और विचार जो है वो मेरे मन में आई है कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला, यानी फोर्सफुली मैंने इस गंदे से विचार को बाहर निकाल दिया। यानी कि मैं इस विचार को गलत मानता हूँ कि मैं बड़े भाई साहब के बराबर आ जाऊँगा। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, यानी कि मेरी भलाई के लिए ही तो मुझे डांटते हैं। मैं क्यों उनके बराबर आकर ये ख्वाहिश रखूँ कि वो मुझे अब उपदेश नहीं दे पाएंगे। मुझे इस वक्त वो अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबर से। तो इस तरीके से यहाँ पर भाइयों के जो इमोशन से आप दिखाए जा रहे हैं कि एक भाई कड़ी मेहनत कर रहा है लेकिन पास नहीं हो पा रहा, एक भाई खेल पर भी पूरा ध्यान दे रहा है पूरे अपने इंटरेस्ट के साथ, और जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद घर आके जो होमवर्क कर रहे हैं बस उतनी पढ़ाई के बाद वो पास हो जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है। और इस तरीके से छोटे भाई भी जो हैं परेशान हैं, कहते हैं मैंने इतनी मेहनत नहीं की है, मैं खुद हैरान हूँ कि मैं कैसे पास हो रहा हूँ, और भाई जो दिन रात प्राणांतक जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके साथ ये क्यों हो रहा है। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ चुके थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया है। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है उन्हें अधिकार? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी मेहनत बेकार है अगर मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, और जिसे मैं डांट रहा हूँ वो तो पास ही हो रहा है, वो खेल भी रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट जो आ रहा है मन में, या फिर अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स आना, या फिर आप अपने आप को कमतर महसूस कर पाना, या फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हर्ट करना कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है, पास क्यों नहीं हो रहे, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ गई, यानी कि आज़ादी। अब छोटे भाई की आज़ादी और भी बढ़ गई। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा, यानी कि सहिष्णुता यानी सहने की क्षमता। अब बड़े भाई जो है सहन करते हैं चीज़ों को, उतना भाई को, छोटे भाई को वो उपदेश नहीं दे रहे हैं, और उपदेश नहीं देने का फल ये हो रहा है कि छोटा भाई जो है उसके अनुचित लाभ उठाने लगा है। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊँगा अब, यानी छोटे भाई को ऐसा लगता है कि अब तो चाहे जो भी हो मैं तो पास हो ही जाता हूँ, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरी तकदीर बलवान है।
हैं। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय में पतंगबाजी की ही भेंट होता था। यानी कि अब क्योंकि बड़े भाई साहब नम पड़ गए थे, क्योंकि बैक टू बैक उनके साथ ऐसा हो रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कि वो पास नहीं हो रहे हैं, और छोटा भाई जो है अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे हैं मैदानों में, पतंगबाजियां करेंगे। अब तो बड़े भाई का भी जो है असर उन पर नहीं रह गया, इस वजह से वो अपना ज़्यादा समय और भी मैदानों में बिताने लगे हैं। पतंगबाजी की भेंट उन्होंने अपने सारे समय को चढ़ा दी है। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। यानी कि अभी भी छोटे भाई में इतना बड़े भाई के लिए इज्जत है कि वो कहीं ना कहीं वो डर बना हुआ है, और नज़र बचाकर ही उनसे वो कनकौवे उड़ाने के लिए भागा करते थे। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त यानी कि छुप छुपा कर हल की जाती थी। मैं भाई साहब को ये संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों से कम हो गया है। यानी कि जिस तरीके से वो पहले छुप छुपा कर अपने बड़े भाई से खेलने कूदने जाया करते थे, वो आज भी उस चीज़ को मेंटेन करके चल रहे हैं, जिससे कि बड़े भाई को लगे कि छोटा भाई अभी भी डरता है मुझसे, और छोटा होने के नाते और मुझे मेरा बड़ा होना एहसास कराता रहे, ऐसा छोटा भाई चाहता है। एक दिन संध्या के समय, शाम की बात है, हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। शाम का समय था, हॉस्टल से दूर वो कनकौवे लूटने के लिए जा रहे थे। अब क्या होता है कि आंखें जो है आसमान की ओर, जैसे पतंग कट के गिरती है तो बच्चे किस तरीके से आसमान में ही देखते हैं और नीचे बिना देखे वो दौड़ते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि देखते रहने से ही जो है वो उसको कैच कर पाएंगे, तो वो आसमान की तरह देखते हुए चलते हैं और उस मन जो है उस आकाशगामी पथिक की ओर, आकाशगामी पथिक यानी आकाश में वो जो राह पकड़े उड़ते गिरते हुए पतंग की तरह जब वो नीचे आता है, तो पथिक यानी जो राह में चलने वाली चीज़ होती है या व्यक्ति होता है, जो मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर चला रहा है। अब आपने देखा होगा आसमान से किस तरीके से पतंग नीचे की ओर गिरता है झूमता हुआ, ऐसे आप देखेंगे हवा में डोलता हुआ नीचे गिरता है, तो वो झूम भी रहा है और आकाश का राह भी उसने आकाश की राह को भी उसने पकड़ रखा है, झूम भी रहा है और वो पतन की ओर आ रहा है। पतन की ओर क्यों? क्योंकि वो आसमान से ज़मीन पर गिर रहा है। पहले वो उड़ रहा था तो आसमान में था, ऊंचाइयों पर था, लेकिन अब वो पतन में है। मानो कोई आत्मा जो है स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। जैसे आत्मा जो होती है वो स्वर्ग में ना जाकर और निकलकर विरक्त मन से यानी कि बेकार मन से जो है निकलकर नए संस्कारों को ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल था। न मोटर कारें थी, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब ने मेरी मुठभेड़, सहसा यानी कि एकदम भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। यानी भाई साहब बाजार से लौट रहे होंगे और इस तरीके से छोटे भाई जो हैं वो पतंग की राह में थे और दोनों टकरा जाते हैं। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाया करते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हो गए हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हो गए हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली यानी कम बुद्धि या फिर कम अकल वाली या कम समझ वाली बात पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो यानी कि दिमागदार, इसमें शक नहीं है, लेकिन वह ज़ेहन किस काम का जो आत्मगौरव की हत्या कर डाले। यानी आप अपने आत्मसम्मान की हत्या कर डालो, आपको ऊंच नीच का ख्याल ना हो कि आप बड़े दर्जे में आ गए हो और आप इस तरीके से इन लौंडों के साथ खेल रहे हो।
तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष यानी कि मेरी बराबर की कक्षा में ही आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए कर लो, डीफिल कर लो, डिलिट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं, दुनिया देखने से आती हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया है और दादा भी शायद 5वीं और 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब ने आज छोटे भाई की क्लास ले ली है और फिर से उनको नसीहतें दे डाली है और इस नसीहत के दौरान उन्होंने ये बताया है कि आज तुम बहुत दिमागदार और ज़हीन हो, जो तुम अपना समय खेल में व्यतीत करने के बाद भी जो है दर्जों को पास कर लेते हो और मैं कड़ी मेहनत के बाद भी पास नहीं कर पाता। कल को तुम मेरी बराबर की कक्षा में भी आ जाओगे तो तुम्हारे और मेरे बीच में जो 5 साल के छोटे और बड़े होने का जो अंतर है वो तुम नहीं मिटा पाओगे। मैं तुमसे बड़ा ही रहूँगा और मेरे तजुर्बे भी तुमसे बड़े ही रहेंगे। और उसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं कि हमारी अम्मा और हमारे दादा जो हैं वो किस तरीके से बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो हमें समझाने का हक रखते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके तजुर्बे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जीवन को जिया है और उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और इसी तरीके से वो अमेरिका के जो राज व्यवस्था है उसके बारे में भी उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि वो हमारे यहाँ के बारे में चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनके जीवन का तजुर्बा ज़्यादा है और वो हमसे कितने बड़े हैं उसकी वजह से जो है वो हमसे आगे ही रहेंगे हमेशा। देव न करे यानी ईश्वर न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार भी नहीं देंगे, न घबराएंगे, न बदहवास होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, फिर उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी यानी कि अपने अच्छे नाम को बनाकर रखने के साथ उसको निभाया है और कुटुंब का पालन भी किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे, यानी कि पूरे 9 आदमियों के परिवार को पाला है उन्होंने, इससे भी कम पैसे में। जितना पैसा हम दोनों भाइयों के लिए वो भेजते हैं, जिसको हम कैसे अच्छी तरीके से चलाएं, उसका तजुर्बा भी अभी तक हम में नहीं आया है। तो दर्जों को पास कर लेने से, ज़हीन हो जाने से आप किसी से बड़े नहीं हो जाएंगे। हमारे बड़े हमसे बड़े ही रहेंगे और उनके तजुर्बे भी जो है हमसे बड़े ही रहेंगे। यानी कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है कि आपका कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, कितना बेटर एक्सपीरियंस है। अपने हेडमास्टर साहब ही को देख लो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हैं। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, बेराह यानी कि गलत राह। बड़े भाई साहब यहाँ पर अपने छोटे भाई को ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है या फिर आपका
उम्र के अनुसार जो बड़ा होना होता है, या फिर हमारे जो घर में हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे जन्मदाता होते हैं, हमारे गार्जियंस होते हैं, वो क्यों हमसे बड़े हैं? वो हमसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा है, ज़िंदगी जीने के सलीके हैं, तरीके हैं, जो हम लाख पढ़ने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। और उसके लिए वो बेस्ट एग्जाम्पल ये देते कि उनके जो अपने प्रिंसिपल हैं वो यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के एमए हैं, लेकिन उनका घर कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ चलाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो लाइफ एक्सपीरियंस है, घर कैसे चलाया जाता है, जीवन कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, चीज़ें वो मैटर करती है, जीवन उससे चलता है। अगर आप अपने घर को पैसों से भर दो, लेकिन आपका जीवन उदास है, निराश है, कोई खुशी नहीं है, आप चीज़ों को मैनेज करके नहीं चल पाते हैं, आप अपनी लाइफ को, अपने रिश्तों को मैनेज करके नहीं चल पाते, वो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। और जो शिक्षा होती है वो उस एक्सपीरियंस को बढ़ाने में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ एक्सपीरियंस से सब कुछ है, अब पढ़ाई लिखाई बंद करो सब कुछ। तो लाइफ एक्सपीरियंस को और एनहेंस करती है हमारी शिक्षा। तो शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे जो एक्सपीरियंस हैं वो सही राह पर चलें, वरना एक्सपीरियंस तो गलत भी हो सकते हैं आपके। तो एक्सपीरियंस अच्छे बने रहें, इसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और बड़े भाई साहब समझाते हैं कि तुमको ऐसा लगता है कि तुम मेरे बराबर की कक्षा में आ गए हो, दर्जे में आ गए हो, और अब बड़े भाई का कोई रौब नहीं चलेगा, तुम स्वतंत्र हो गए हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेरे देखते तो तुम बेराह कभी नहीं चलने पाओगे, और अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। और इस तरीके से भाई जो है उनको ये भी समझाते हैं कि अगर तुम यूँ नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर भी जो है इन चीज़ों को समझा सकता हूँ, और इस तकनीक का भी प्रयोग कर सकता हूँ। छोटे भाई को लगता है, अब आगे उनके जो विचार हैं आप सामने देखेंगे, मैं उनकी इस नई युक्ति से यानी कि तरीके से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता यानी अपने छोटेपन का अनुभव होता है। लघुता का मतलब छोटापन, छोटा। तो आज जो है छोटा भाई जो जिसको बैक टू बैक ऐसे बिना मेहनत के पास हो जाने का जो घमंड सा आ गया है, या फिर जिससे इतना मोटिवेशन आ गया है, उसको लगता है कि वो अपने बड़े भाई के बराबर हो गए हैं, आज उसको सब पानी पानी कर दिया है बड़े भाई ने अपनी बातों से। और ये नई युक्ति जो है, यानी ये जो नया तरीका है अपने भाई का, उनको बहुत पसंद आता है, और बहुत सारी चीज़ें समझा भी जाता है छोटे भाई को। वो कहते हैं आज मुझे अपने छोटेपन का एहसास हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, मैंने सजल आँखों से, सजल यानी कि जल के साथ, यानी आँखों में आंसू का होना, तो मैंने आंसू भरे आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है, और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया, और इस तरीके से आप देखते हैं कि छोटे भाई ने जब चीज़ों को एहसास किया, महसूस किया, बड़े भाई ने अपने बड़प्पन से, अपनी समझदारी से छोटे भाई को ये समझाने की कोशिश की कि तुम लाख ज़हीन हो, लेकिन तुम मेरे बराबर नहीं आ सकते। वो उसके कारण भी समझा इन्होंने, क्योंकि उनमें 5 साल का फ़र्क है, उनसे बड़े हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस उनके मुकाबले में ज़्यादा है। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए जो बहुत ही वाजिब उदाहरण हैं, और हर बच्चे को इस पाठ से समझना भी चाहिए। इसी के लिए आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में ऐसे टॉपिक्स जो हैं या फिर ऐसे लेख जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। अब छोटा भाई जो है वो कहता है कि हरगिज़ आपको इस चीज़ का हक है कि आप मुझे यूं ही राह दिखाते रहें, और मुझे अपनी लघुता का आज एहसास हुआ है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? एक कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरता था। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी एक डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। और इस तरीके से बड़े भाई साहब की जो उपस्थिति जीवन में होती है, या हमारे आसपास जो हमारे गार्जियंस होते हैं, जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, या हम छोटे भी हैं, तो हर एक चीज़ की वैल्यू किस तरीके से, अब आप देखेंगे ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू जो प्रेमचंद जी जो है, जो कि हमने उनके जीवन परिचय में पढ़ा कि कैसे उन्होंने जो कहानी और कथाएं लिखने की जो तरीके थे पूरी तरीके से बदल दिए थे। इसी तरीके से कि ऐसे ही होता है, बड़े भाई जो हैं घर में होते हैं, वो अपनी प्रेजेंस से छोटों को कितना बेहतरीन और सही राह पर ले चलने के कर्तव्य के साथ होते हैं।
उनके जीवन में काफ़ी समस्याएं हो रही होती हैं, वो खुद चीज़ों से उलझे हुए हैं, वो लाख मेहनत कर रहे हैं, वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन छोटे भाई को राह दिखाना उनका फ़र्ज है और उसके लिए वो ऐसे उदाहरण पेश करते हैं कि छोटे भाई जो है उस पर उंगली भी नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नसीहतें दें, बड़े होने के नाते आपको कुछ बातें ऐसे समझानी पड़ेंगी, कनेक्ट करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपको और आपके जो छोटे भाई बहन हैं या फिर बच्चे हैं या जो पेरेंट्स आपको समझाते हैं वो कनेक्ट कर रहे हो, जो बच्चे समझ पाएँ। तो इस तरीके से बच्चे जो है चीज़ों को एहसास कर पाते हैं। तो पाठ जो हमने बड़े भाई साहब पढ़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। बच्चों को पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पाठ पढ़ने में बहुत मज़ेदार है। जब आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न उत्तर तो यूं ही हो जाने वाले हैं। और इस तरीके से चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़े, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हमने और आई होप कि आपको ये हेल्प भी करेगा इस तरीके से समझने में। और इसी तरीके से चैनल के साथ